डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। जी हाँ, तो हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? जब हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो कॉपी होता है। न्यूक्लिक एसिड अब कॉपी क्यों होता है? ताकि वो दूसरे न्यूक्लिक एसिड को बना सके। तो इसके लिए एक कोड ज़रूरी है जो क्या करे, इसको डायरेक्ट कर सके, इस प्रोसेस को, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन को वो चला सके। तो इसलिए एक कोड ज़रूरी है जो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, ट्रांसलेशन के लिए क्या रिक्वायर है हमें? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड से क्या करना है, हमें अमाइनो एसिड तक अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराना है। तो ये जो होता है ये कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। तब अब हमें ये देखना है कि जो ये प्रोपोजिशन है जेनेटिक कोड का, ये क्यों हुआ। जो जेनेटिक कोड है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स बनते हैं तो ये जेनेटिक कोड क्या करेगा, आपके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है, इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि ये प्रोटीन्स को बना सके। तो अब हमें देखना है जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इसको हम डिसाइफर कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो इस चीज़ के लिए जो जेनेटिक कोड था ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था कि हमें ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसको डिकोड करना है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, in a very true sense it required involvement of scientists from several disciples। अलग अलग डिसिप्लिन से क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए लगे। कौन कौन सी जगहों से? फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेसिस्ट। अब एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो जो कि फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि देयर आर ओनली 4 बेसिस and if they have to code for 20 amino acid the code should constitute a combination of bases। उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 4 बेसिस हैं हमारे पास। अब हमें 20 अमाइनो एसिड्स को अगर कोड करना है तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, यानी कि 4 बेसिस हैं। तो ये किस फॉर्म में होंगे? तो इन्होंने बोला जब हम 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे तो जो कोड है वो बना होना चाहिए 3 न्यूक्लियोटाइड से, मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एंड दिस वाज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्यूब, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 से इन्होंने बोला कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए बेसिस का, जो क्या करेंगे 64 कोडोन्स को जनरेट करेंगे, जनरेटिंग मैनी मोर कोडोन्स देन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये कोड किया कि हमारे पास 4 बेसिस हैं और हमें 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है और जो कोड होना चाहिए वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होना चाहिए। तो इन्होंने 4 क्यूब का हमें रेशियो दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज अ ट्रिपलेट वाज मोर डॉन्टिंग टास्क। अब ये यकीन कराना कि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट से ही होता है, यानी कि 3 बेसिस से ही बनेगा। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हरगोबिंद खुराना। द केमिकल मेथड, इन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो इंस्ट्रूमेंटल है, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस इसमें लगते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। तो ये 2 टाइप के जो बेसिस हैं वो लगते हैं। अब एक और साइंटिस्ट थे मार्शल नेरिंगबर्ग्स, जिन्होंने ये बताया सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर। एंड में जो मार्शल नेरिंगबर्ग थे उन्होंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड है उसे हम कैसे डिसाइफर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो होता है हमारे ये जो कोडोन्स हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट में होते हैं। और ये किसके लिए कोड करते हैं? हमारी
20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक कोड है इनके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको टेबल दी गई है, कोडोन्स फॉर वेरियस अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोड्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब हमें ये जो इसके फीचर्स हैं ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो सेलिएंट फीचर्स हैं आपके जेनेटिक कोड के, मैं वो देख लेती हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कोडोन है वो कैसे होते हैं, वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। अब 61 कोडोन्स जो हैं वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, और 3 कोडोन्स क्या करते हैं, कोड नहीं करते अमाइनो एसिड के लिए। और जो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते कोडोन्स, वो काम करते हैं हमारे स्टॉप कोडोन की तरह। तो अभी हमने देखा कि कितने थे टोटल, 64 कोडोन्स थे, जिसमें से क्या होंगे 61 जो हैं वो तो कोड करेंगे, बाकी के 3 जो हैं वो क्या करेंगे, ये स्टॉप कोडोन का काम करेंगे। तो ये सबसे पहला सेलिएंट फीचर है। अब दूसरा सेलिएंट फीचर क्या है, यहाँ पे 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक कोडोन क्या करेगा, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। एंड इट इज़ अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड कर सकता है, तो यहाँ पे मिक्सिंग के चांसेस बिल्कुल नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन से क्या होते हैं, कोड होते हैं, और उस कोड को हम कहते हैं द कोड इज डीजेनरेट, यानी कि ये डीजेनरेट हो सकते हैं कोडोन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो कोडोन है वो किस फॉर्म में पढ़ा जाता है, द कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिग्यूअस फैशन। ठीक है, ये mRNA के रीडिंग फ्रेम में इसको हम पढ़ते हैं। जब mRNA होता है उस पर जो सीक्वेंस है उन पर हम क्या करते हैं, इस कोडोन को रीड करते हैं। देयर आर नो पंचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट है द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। जो कोड है वो यूनिवर्सली, यानी कि एक अमाइनो एसिड पूरे जहान में जो है एक ही कोडोन है जो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो यूनिवर्सली जो है हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जो ट्रिपल यू है वो क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड सम इन प्रोटोजोन्स। ये 2 आपके एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारे हर चीज़ क्या है, यूनिवर्सल कोडोन है। और लास्ट है यहाँ पे AUG हैज़ डुअल फंक्शन। अब ये जो AUG कोडोन है इसके 2 फंक्शंस हैं। इट कोड्स फॉर मीथियोनिन, यानी कि MET, ये मीथियोनिन के लिए कोड करता है अमाइनो एसिड। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये इनिशिएटर के लिए भी काम करता है। इनिशिएटर यानी कि स्टार्ट कोडोन का भी काम करता है। तो AUG को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडोन। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड। अब नेक्स्ट है यहाँ पे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। अब म्यूटेशंस कौन कौन सी होती हैं और जेनेटिक रोल कैसे इसमें रोल प्ले करते हैं वो हम देखेंगे। तो क्या है, रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, जीन्स और DNA के बीच में। इसको हम म्यूटेशन की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ म्यूटेशंस की, तो आपने जो आपका चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी म्यूटेशंस की बात की होगी। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ डिलीशन होता है या DNA के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं, रीअरेंजमेंट होती है, तो उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ये हम म्यूटेशंस की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो क्या होता है म्यूटेशंस में, या तो लॉस होता है या गेन होता है किसी भी जीन का, और उसी के साथ साथ उसके फंक्शन का भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें। ठीक है, तो इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। या तो एक अगर जीन लॉस होगा तो उसका फंक्शन भी ख़त्म होगा, या अगर जीन गेन होगा तो उसका फंक्शन भी, एक नया फंक्शन उसमें ऐड ऑन होगा। तो ये जो सारे म्यूटेशंस के फंक्शंस हैं ये हम अभी देखेंगे। तो क्या होता है, जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो हम एक क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन का, जो है हमारी सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन। जी हाँ, एक बेस पेयर के चेंज होने से एक डिसीज कॉज हो जाती है। तो वो डिसीज कौन सी है, सिकल सेल अनीमिया। अब क्या होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसमें एक अमाइनो एसिड चेंज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये डिसीज कॉज हो जाती है। ठीक है, ग्लूटामिन की जगह क्या आ जाता है वहाँ पे, वेलिन आ जाता है। तो ये क्या होता है, रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है और ये डिसीज हो जाती है। तो ये है हमारे पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। अब क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर या तो कुछ इंसर्ट होता है या फिर एक बेस पेयर क्या होगा, डिलीट होता है। जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें या तो एक कोई एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है जीन या फिर डिलीट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम हैज़ रेड कैप। राम के पास क्या है, रेड कैप है। अब अगर हम क्या करें, एक लेटर बी को यहाँ इंसर्ट करा दे किसके बीच में, हैज़ और रेड के बीच में, तो स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, राम हैज़ ब्री DCAP। तो ये क्या हुआ, ये एक म्यूटेशन हो गई, यानी कि कुछ इंसर्ट कराने से जो हमारा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया। हम ट्रिपलेट्स में पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, राम हैज़ ब्री DCAP। तो ये जो रीडिंग फ्रेम है ये चेंज हो गया। अब अगर हम इंसर्ट करें दो लेटर्स को एक ही जगह पे, BI कर दिया, तो ये क्या हो गया, राम हैज़ बिर EDCAP। तो ये भी रीडिंग फ्रेम चेंज कर दिया। अब अगर एक और लेटर ऐड कर दिया, G बिग कर दिया यहाँ पे, राम हैज़ बिग रेड कैप। तो ये क्या हो गया, ये म्यूटेशन हुई, लेकिन जो रीडिंग फ्रेम है अब वो सही हो गया। तो सिमिलरली ये हो गया आपका, जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंसर्शनल म्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं, इंसर्शनल म्यूटेशन, जब कोई जीन एक्स्ट्रा एड ऑन होता है। अब अगर सिमिलरली इसमें से हम क्या करेंगे, कोई जीन को रिमूव करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी डिलीशन म्यूटेशन। अब सपोज यहाँ पे था राम हैज़ रेड कैप, तो यहाँ से क्या किया, राम हैज़ EDCAP, आर हटा दिया। फिर ये क्या हुआ, राम हैज़ DCAP, देन डी हटा दिया, तो क्या हुआ, राम हैज़ कैप। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका डिलीशन म्यूटेशन। जब इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि जहाँ पे इंसर्ट करा है कोई भी जीन या फिर डिलीट किया है, वहाँ से अगर आपका रीडिंग फ्रेम में चेंज आता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं म्यूटेशन। अगर इंसर्शन की वजह से आया तो ये हो गई इंसर्शनल म्यूटेशन, या फिर अगर डिलीशन की वजह से आया तो ये हो गई डिलीशन म्यूटेशन। तो इसको हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, जब क्या होता है, इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडोन, hence one or multiple amino acids and reading frame remain unaltered। यहाँ पे अभी हमने जब बिग ऐड कर दिया था तो जो रीडिंग फ्रेम है वो सेम ही रहा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड्स, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। किसी चीज़ को इंसर्ट करने से, एक जीन को इंसर्ट करने से क्या हुआ, जो रीडिंग फ्रेम है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो उस टाइप की म्यूटेशन को हम रेफर करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये थे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे tRNA दी अडेप्टर मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है ये क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो क्या हुआ, जब हमने जेनेटिक कोड डिस्कवर किया तो जेनेटिक कोड को अब लिंक कराने के लिए भी कुछ चाहिए। अब जेनेटिक कोड तो हो गया, अब उसको अमाइनो एसिड के साथ लिंक कौन कराएगा, तो उसके लिए ये जो tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल था इसको प्रपोज किया गया। तो जब क्या हुआ था, इस जेनेटिक कोड की प्रपोजिशन हुई थी, तो स्टार्टिंग में ही जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने बताया कि एक मैकेनिज्म है टू रीड द कोड एंड टू लिंक द अमाइनो एसिड्स
पहले तो कोड को रीड करना और उसको फिर अमाइनो एसिड्स के साथ जोड़ना। क्यों? क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें कोई भी ऐसी खुद के अंदर स्पेशलिटी नहीं है कि वो अपने कोड को खुद से रीड कर सके। अमाइनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। इसके लिए एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत है जो अमाइनो एसिड्स को कोड रीड कराने में हेल्प कर सके। तब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल पोस्टुलेट की गई, यानी कि अडेप्टर मॉलिक्यूल को तब लेके आया गया, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका दो फंक्शन होते हैं, पहला तो ये क्या करता है, कोड को रीड करता है, और दूसरा ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से जाके बाइंड करता है, यानी कि हर अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर क्या होगा, अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, tRNA होगा। अब ये जो tRNA है इसको पहले sRNA के नाम से भी जाना जाता था। जब तक जेनेटिक कोड हमें नहीं पता था तब हम इसको sRNA यानी कि सॉल्यूबल RNA के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे ही जेनेटिक कोड बना तो इसका फंक्शन जो है चेंज हो गया। इसका जो रोल है एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वो हमें फिर जेनेटिक कोड के बाद पता चला। तो क्या होता है, ये जो tRNA है इसके अंदर एक एंटी कोडोन लूप होता है। एंटी कोडोन लूप उसमें क्या होते हैं, जिसके अंदर बेसिस होते हैं जो कि हमारे कोड से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सपोज ये हमारा जेनेटिक कोड है AGU, ठीक है, तो ये हमारा कोडोन है। अब जो tRNA इस पर आकर बाइंड करेगा उसमें एंटी कोडोन होगा, यानी कि इसके ऑपोजिट कोडोन होगा उस पर UCA। इस टाइप का जो एंटी कोडोन है वो प्रेजेंट होगा हमारे किस पर, tRNA, यानी कि अडेप्टर मॉलिक्यूल पे एक एंटी कोडोन लूप होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है, जहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड आकर बाइंड करेंगे, जैसे ये TYR वाला है, ठीक है, टू विच अमाइनो एसिड्स बाइंड। और ये जो हमारे tRNA होते हैं ये हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अभी हमने देखा था कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक अलग से ही अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, यानी कि ये स्पेसिफिक होंगे। अब क्या होता है, इनिशिएशन के लिए देयर इज़ अनदर स्पेसिफिक tRNA जिसको हम कहते हैं इनिशिएटर tRNA। अब जो भी प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए एक अलग से tRNA होता है जिसको कहते हैं इनिशिएटर tRNA। लेकिन स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता। तो यानी कि जो 61 कोडोन्स हैं उनके लिए ही क्या होंगे, हमारे tRNA होगा। और जो हमारे लास्ट 3 कोडोन हैं जो काम करते हैं किसकी तरह, स्टॉप कोडोन, उसके लिए कोई भी अडेप्टर मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये कैसी है, क्लोव लाइक, एक जो क्लोव की लीफ होती है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस हमारे tRNA molecule का। secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf। और एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है और ये इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, यानी कि उल्टे एल की तरह हमें दिखता है, ठीक है। तो ये था हमारा tRNA दी अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, अभी हमने देखा था पिछली वीडियोस में रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है, डीएनए सेपरेट होता है और डीएनए सेपरेट होता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। देन हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होगा, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। तो ट्रांसलेशन क्या है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, जुड़ेंगे। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन दी एमआरएनए। जो बेसिस की सीक्वेंस होगी एमआरएनए में, उसी के बेसिस पे हमारे अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की ऑर्डर और सीक्वेंस होगा। जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं आपस में और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड
फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको बनने के लिए, ताकि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ सके हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फर्स्ट फेज क्या है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो खुद से क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं जब उनके पास एनर्जी होती है, यानी कि एटीपी होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जब एक्टिवेट होंगे तो ये लिंक करेंगे हमारे कॉग्नेट टीआरएनए से, ठीक है। और जब अमाइनो एसिड्स एटीपी की प्रेजेंस में जाकर लिंक करते हैं टीआरएनए से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। या तो हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर हम कहते हैं इसको अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चार्ज हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो ये जो है ये क्या है प्रोसेस, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब हमें देखना है टू सच चार्ज टीआरएनएज आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। अगर ऐसे दो चार्ज टीआरएनए हम क्या करें, आपस में लेके आ जाएं, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इनके बीच में वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, यानी कि उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर एक कैटलिस्ट यहाँ आ जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसका रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये कहाँ पर होती है, तो जो सेलुलर फैक्ट्री है हमारी, जो सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो होता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। अब हमें पता है राइबोसोम में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो राइबोसोम है ये कैसे होता है, ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। कैसे, इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स। राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है हमें पता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। ये हमने क्लास 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसमें देखा था। राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्या क्या यूनिट है ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है तो दो सब यूनिट्स में ये पाया जाता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो क्या होता है, जब स्मॉल सब यूनिट जाकर क्या करती है, एमआरएनए से अटैच होती है, तो वहाँ से क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जाके हमारे एमआरएनए से अटैच होगी और वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। अब दो साइट्स हैं जहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है उसमें क्या है, दो साइट्स होती हैं। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड। पहला तो जहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और दूसरा जहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये हैं आपके लार्ज सब यूनिट में। ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये लार्ज सब यूनिट है और ये दूसरा स्मॉल सब यूनिट है। अब लार्ज सब यूनिट में क्या है, एक तो वो साइट है जहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और दूसरी जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो राइबोसोम है ये कैसे काम करता है, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ताकि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो सके। तो अब अगर हम ट्रांसलेशनल यूनिट की बात करें एमआरएनए में तो वो क्या होती है, ट्रांसलेशनल यूनिट वो है जो सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन। ये जो हमारा स्टार्ट कोडोन है जहाँ से एमआरएनए की सीक्वेंस स्टार्ट होती है उसी को हम ट्रांसलेशनल यूनिट कहते हैं। एंड द स्टॉप कोडोन्स कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड, यानी कि स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन के बीच का जो आरएनए है उसको हम कहते हैं, उस सीक्वेंस ऑफ आरएनए को हम ट्रांसलेशनल यूनिट कहते हैं। अब एमआरएनए के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती हैं जो क्या करती हैं, ट्रांसलेट नहीं होती। जो ये एमआरएनए ये पूरा ट्रांसलेट होगा लेकिन इसी के अंदर कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होती है जो क्या होंगी, ट्रांसलेट नहीं होंगी। उसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआर। अब ये जो यूटीआर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। तो जो यूटीआर है ये प्रेजेंट होता है आपके दोनों एंड्स पर,
both 5 prime end before start codon and 3 prime end after stop codon। यानी कि अगर हमारा स्टार्ट कोडोन कौन सा है AUG, तो AUG से पहले जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे ये होगा, और जो स्टॉप कोडोन है 3 प्राइम एंड पे उसके बाद भी ये UTR रीजन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये UTR रीजन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको बहुत एफिशिएंट बनाते हैं, इसलिए इन UTR रीजन्स का भी अपना ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये खुद तो ट्रांसलेट नहीं होंगे लेकिन ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को आसान करेंगे, इससे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी और एफिशिएंट हो सकेगा। इसलिए ये रीजन्स दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे 5 प्राइम एंड पर भी और 3 प्राइम एंड पर भी। अब क्या होता है, ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप्स में ही होती है आपकी। इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए हमें, जो राइबोसोम है वो सबसे पहले बाइंड करेगा कहाँ पर, mRNA पे। mRNA पे कौन सी जगह पे ये बाइंड करेगा, जहाँ पे स्टार्ट कोडोन है। AUG जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे जाके राइबोसोम बाइंड करेगा। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज होगा, इसे रिकॉग्नाइज करेगा आपका, अभी हमने देखा था tRNA जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है। इनिशिएशन प्रोसेस के लिए एक इनिशिएटर tRNA हमें चाहिए होता है, तो ये इनिशिएटर tRNA क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करवाएगा और जाकर वहाँ पे राइबोसोम को बाइंड करवाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है इलोंगेशन वो होगा, राइबोसोम प्रोसीड करेगा और इलोंगेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस बनना शुरू होगा, प्रोटीन बनना शुरू होगा, तो राइबोसोम इलोंगेट करेगा। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो हमारे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स हैं जो किससे लिंक्ड है, tRNA से, वो क्या करेंगे, वो जाके सीक्वेंशियली बाइंड करेंगे अपने अपने कोडोन से। जो mRNA है उस पर जो कोडोन्स प्रेजेंट है उस पर जाके अमाइनो एसिड जो कि किस पे अटैच है, हमारे tRNA यानी कि अडेप्टर मॉलिक्यूल जिसमें एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट है, वो mRNA के कोडोन से जाकर क्या करेगा, बाइंड करने लगेगा। और ऐसे ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएंगे विद tRNA एंटी कोडोन। जो हमारा tRNA पे एंटी कोडोन होता है वो mRNA के कोडोन से जाकर लिंक करेगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएंगे। अब जब ये बेस पेयरिंग होगी उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम जो है वो मूव करेगा कहाँ से, एक कोडोन से दूसरे कोडोन पे। mRNA के कोडोन्स पर ये क्या करेगा, एक एक करके 3 पढ़ा, फिर आगे मूव करेगा, फिर 3 के साथ पढ़ा, फिर मूव करेगा, 3 कोडोन्स, ऐसे पढ़ते पढ़ते ये एक कोडोन से दूसरे कोडोन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पूरे mRNA पे ये ऐसे ही चलेगा। और ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे ये कोडोन को रीड करेगा तो एक एक अमाइनो एसिड क्या होगा, ऐड होता जाएगा, और जब वो अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएंगे आपकी एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में, जिसे कौन डिक्टेट करता है, DNA, और रिप्रेजेंट कौन करेगा, mRNA। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाएगी एक एक करके, और क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। और एंड में क्या होगा, जैसे ही ये एंड कोडोन पे पहुंचेगा, स्टॉप कोडोन के पास, तो एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू दी स्टॉप कोडोन। एक फैक्टर है रिलीज फैक्टर, वो क्या करेगा, आपके स्टॉप कोडोन से जाकर बाइंड करेगा, और जैसे ही स्टॉप कोडोन पे जाके ये फैक्टर बाइंड करेगा तो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, और जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो रिलीज हो जाएगी, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो होता है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो क्या है, यहाँ पे ये mRNA है, इस पे क्या है, कोडोन्स प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, राइबोसोम आया, इस पे tRNA मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अपने कोडोन, ये कोडोन है, ये एंटी कोडोन से बाइंड करेंगे। अब जैसे जैसे ये बाइंड करेंगे ये एक कोडोन से दूसरे कोडोन पे मूव करते जाएंगे और एक एक अमाइनो एसिड यहाँ ऐड होता जाएगा, और ऐसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बनेगी। और जैसे ही ये स्टॉप कोडोन पे पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा, टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस को, और हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये था हमारा ट्रांसलेशन
प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हमने देखा जेनेटिक कोड, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, टीआरएनए जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल है, और लास्ट हमने देखा ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है। अब नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप आपको ये तीनों चारों टॉपिक्स जो हैं वो समझ आए होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।